ऐसे वेबसाइट्स भी होते हैं जो बहुत फेमस तो है, लेकिन उस पे भी ना डुप्लीकेट, आपको बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट में से एग्री करेंगे कि अच्छा मेकअप जो है वो अच्छी स्किन से ही आता है। तो आप वो चीजें मत यूज करो, क्योंकि वो आपकी स्किन के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी हार्म करता है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे वो यूज करें तो आई वॉन्ट रिकमेंड दैट। बहुत सारी चीजें जो हमारी स्किन के लिए अच्छी हैं, हमारी स्किन को और बेटर कर सकती हैं, वो हमारे ऑलरेडी किचन में ही होती हैं। अच्छा, बस अब ना मैं छोड़ दूँ, मेरे को तो बनना ही नहीं है मेकअप आर्टिस्ट। रिड्यूस कर सकता है थोड़ा सा, हटेगा वो बिल्कुल भी। तो गाइस ये एक मिथ है प्रोडक्ट कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसकी कॉस्टिंग हाई हो जाती है, या इट डिपेंड्स ऑन मेकअप आर्टिस्ट की उसकी कितनी वर्थ है। मैंने इवन फेशियल मैंने आज से अभी तक एक बार कराया है। अरे अपने सर के बाल, अगर आप सर के बालों पर कुछ गरम चीज लगा दो उनको अंदर तक जलाने के लिए, तो आपको कैसा फील होगा? नमस्कार, मैं हूँ रितिका। आज मैं फिर से आप सबके सामने लेकर आई हूँ मेरा एक अनोखा ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम औरतों की सुंदरता के बारे में बात करेंगे, उनको और कैसे निखारा जाए उसके बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आज मेरे गेस्ट हैं निशा जी। निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फॉक्सी पॉडकास्ट पे आने का। आप बताइए कि आपको क्या लगता है मेकअप कितना इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में, और आप तो मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपसे बेटर तो ये कोई और बता नहीं सकता, तो बताइए इसके बारे में। आजकल के टाइम में आई थिंक अच्छा सबको, मतलब सबको दिखना है कि वो अच्छे लगे, प्रेजेंटेबल दिखना सबको अच्छा लगता है, तो मेकअप करना कोई गलत चीज नहीं है। अच्छा तो सबको ही दिखना है। तो मेकअप में मतलब आपको लर्निंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, या आपको प्रोफेशनल कोर्स ही करना पड़ेगा तभी आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो? ये जो हमारे अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपकी तरफ से पूछा है। मतलब नॉलेज तो होनी चाहिए, चाहे आप सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट हो या प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो। आपको दोनों ही केस में, अगर आप सिर्फ खुद पर ही मेकअप करते हो तो नॉलेज आपको उस केस में भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने फेस पर कोई गलत प्रोडक्ट लगा लिया जो आपको नहीं लगाना चाहिए तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन भी हो सकता है। तो निशा जी, ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो असली भी है कि नहीं? उसमें अगर आप, मतलब अगर आप पैकेजिंग देखेंगे तो उस पे जो ब्रांड का नाम है वो एक पर्टिकुलर फॉन्ट में लिखा रहता है। पर्टिकुलर उनका फॉन्ट रहता है, और कलर भी किसी किसी का कलर भी एक, मतलब जैसे सबका ब्रांड कलर होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो चीज आपको चेक करना जरूरी रहता है, और इसके लिए मैं ये भी कहूंगी कि आप किसी गारंटीड वेबसाइट से ऑर्डर करें तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो बेसिकली ऐसा भी चल रहा है मार्केट में जहाँ नकली प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसके लिए तो हमारी आई थिंक ये जानकारी बहुत काम आने वाली है आपके लिए, कि आप ऐसी जगह से ही सामान खरीदें और ऐसे ही तरीके से देखकर वो सामान खरीदें जैसे अभी निशा जी ने हम लोगों को गाइड किया। कुछ कुछ ना ऐसे वेबसाइट्स भी होते हैं जो बहुत फेमस तो है, लेकिन उस पे भी ना डुप्लीकेट आपको डुप्लीकेट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो उस केस में आपको उस ब्रांड का नाम और ये सब देखना बहुत जरूरी है कि वो उनका ओरिजिनल फॉर्म कौन सा है, मतलब उनका फॉन्ट कौन सा है। अच्छा, तो बेसिकली यही है कि जब भी आप खरीदें बहुत सावधानी से अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करें, उसको सही जगह से लाएं, वो बहुत जरूरी है। अच्छा निशा जी, इस पे मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, जैसे जनरली सबका ये नोशन रहता है कि हम महंगी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो वही अच्छी है। आपका उस पे क्या से है कि जो महंगा प्रोडक्ट है वही अच्छा है, या जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है वो भी अच्छा काम करते हैं? इस चीज के लिए तो मैं ये कहूंगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ जो महंगे प्रोडक्ट्स है वही बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ सस्ते प्रोडक्ट्स भी हैं जो हमारे इंडिया के ही हैं, जो मैंने यूज किए हैं, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मेड इन इंडिया। ओके। तो अच्छा, और आप बताइए कुछ हमें अपना, कि मेकअप में और ऐसे कौन से लेवल्स होते हैं कि जैसे जहाँ मुझे थोड़ा बहुत जो मेकअप का नॉलेज है उसमें मुझे पता है एक तो बेसिक मेकअप होता है जो हम अपने ऊपर करते हैं, तो जो प्रोफेशनल मेकअप कैसे अलग होता है बेसिक मेकअप से, आप थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताइए। प्रोफेशनल मेकअप में और नॉर्मल मेकअप में ये डिफरेंस होता है कि देखो, जो नॉर्मल मेकअप होता है वो तो कोई भी कर लेगा। सिर्फ आपने स्किन प्रेप किया, आपने फाउंडेशन लगा लिया, कंसीलर लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, बस हो गया आपका। लेकिन जो प्रोफेशनल मेकअप है उसमें आपको स्टेप टू स्टेप जाना पड़ता है। कि स्टार्टिंग में आपकी स्किन प्रेप अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लो कि कोई नॉर्मल ड्राई स्किन वाला भी है
और उसको सिर्फ डेली यहीं कहीं जाना है, तो वो इतना जहमत नहीं उठाएगा कि मुझे अपनी स्किन प्रेप में अब मास्क शीट लगानी है या ये करना है या वो करना है, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास जाओगे तो वो सबसे पहले यही काम करेगा कि वो आपके स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करेगा। तो निशा जी, यहाँ पे आपने स्किन प्रेप बोला। अब आप मुझे ये बताइए कि हम स्किन को प्रेप करते कैसे हैं? पहले आपको अगर मैं वीकली बताऊं तो वीक में आपको एटलीस्ट एक बार एक्सफोलिएट करना जरूरी है, क्योंकि हमारी डेड स्किन जो है आ जाती है, जिसकी वजह से अगर आप मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप अच्छा नहीं होता। सो बेसिकली जो मैं समझ पा रही हूँ कि कुछ भी हम बेस लगाएंगे वो ब्रेक हो जाएगा, ऐसा कुछ? हाँ। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है, इवन मुझे नहीं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट मेरे से एग्री करेंगे कि अच्छा मेकअप जो है वो अच्छी स्किन से ही आता है। अच्छा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, स्किन कैसी भी हो मेकअप कर लेते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तो ही आपका मेकअप और अच्छे से निखर के आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेकअप प्रोडक्ट से ज्यादा आप स्किन प्रेप पे ध्यान दो। सो बेसिकली अपना स्किन का ध्यान आपको बेटर तरीके से देना है, तो उसके लिए जैसे बहुत बेसिक तो देखो बोलते ही है कि आप बहुत पानी पीजिए, 12 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे, दिस एंड दैट। आपके हिसाब से क्या हम कर सकते हैं डेली रूटीन में कि जिससे हमारी जो स्किन है वो भी ग्लोइंग रहे, और एक होता है ना आपकी स्किन अच्छा फील करती है तो आप भी अच्छा फील करते हो, तो आप मुझे थोड़ा उसके बारे में बताओ। सबसे पहला राज तो ये है कि आप खुश रहो। वाह। सबसे पहला ये है कि आप खुश रहो। खुश रहोगे तो आपके अंदर से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो वो अपना काम ऑटोमेटिकली कर देंगे। फिर उसके बाद आपको अपना एक काम ये करना है कि स्किन को आपको डेली क्लेंस करना है। एक भी दिन आप गैप मत करना, क्योंकि अगर हम क्लेंस नहीं करते ना तो फिर इवन हम घर में भी रहते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स तो हर जगह होते हैं, तो वो हमारे स्किन पर रह जाते हैं। फिर उसके बाद आपने अपने टोनर यूज कर लिया, सबसे इजी, सबसे सस्ता तरीका, और सबसे मतलब जिसकी वजह से आपको आपकी स्किन पर भी कोई हार्म नहीं होगा, वो है गुलाब जल। गुलाब जल, एग्जैक्टली। रोज वाटर जल तो इट्स लाइक अ बोन। रोज वाटर। और फिर उसके बाद आपने अपनी पसंद का या अपनी स्किन के अकॉर्डिंग का, और मॉइस्चराइजर चूज करते वक्त अपनी स्किन का काफी ध्यान रखना है कि अगर आप ड्राई स्किन के हो तो आपको किस तरीके का मॉइस्चराइजर लेना है। अगर आप ऑयली हो या नॉर्मल वालों को तो फिर भी थोड़ा चल जाता है, लेकिन ड्राई स्किन और ऑयली स्किन को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने ऐसी किसी से सुनी थी ये बात, आई डोंट नो सच है कि नहीं, आज क्लैरिफाई हो जाएगी, मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा डाउट है कि जब हम अपने फेस को मॉइस्ट करते हैं, लाइक टोन करते हैं टोनर से, एंड मैंने किसी से सुना था कि आप थोड़ा सा अपना फेस पे ऐसे फैन करके एंड देन तुरंत ही आपको मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए ताकि वो टोनर पूरी तरह से सूखे नहीं। तो इज इट अ ट्रू टेक्निक कि इससे आपका फेस मॉइस्ट रहता है? हाँ। So this is right, and I was always under this dilemma कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, या सिर्फ ये कहने के लिए किसी ने बात कह दी है। इवन मेकअप से पहले भी जब मैं स्किन प्रेप करती हूँ क्लाइंट की, तो उस पे भी मैं यही टेक्निक यूज करती हूँ। तो ये टेक्निक सही है। तो दोस्तों, अगर आपका भी मेरे वाला ही क्वेश्चन है तो आज मैंने वो भी क्लैरिफाई किया है। तो निशा जी, और आप बताइए कि मेकअप के बारे में और ऐसी क्या खास बातें हैं जो शायद सभी भी हमारे दर्शकों को नहीं पता होंगी, जो आप बताना चाहती हैं, हमसे शेयर करना चाहती हैं? मैं ये बोलूंगी एक तो कि अगर आप मेकअप करते हैं तो अगर आप मतलब डेली मेकअप, सपोज जैसे कि लोग ऑफिस जाते हैं या फिर कॉलेजेस में लड़कियां जाती हैं, तो अगर आपको सिर्फ अपने लिए मेकअप चाहिए तो आप मेकअप नॉर्मल वाला रखो। जैसे कि वाटर प्रूफ मेकअप भी आते हैं कि आपने मस्कारा यूज कर लिया, आपने लिपस्टिक यूज कर ली, तो उसमें आप जो वाटर प्रूफ मेकअप आता है, आप अगर सिर्फ खुद के लिए कर रहे हो और कोई बड़ा इवेंट नहीं है जहां पर आपको बहुत लंबे समय तक मेकअप चाहिए, तो आप वो चीजें मत यूज करो, क्योंकि वो आपकी स्किन के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी हार्म करता है। क्योंकि एग्जैक्टली, सॉरी निशा जी, मेरा ये भी एक क्वेश्चन था कि मैंने अभी रिसेंटली रिसर्च में ऐसा पढ़ा कि जो हम लोग वाटर प्रूफ मेकअप यूज करते हैं वो भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, दैट स्टिल रिमेन्स इन द एनवायरनमेंट, तो समहाउ वी आर पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट एज वेल। तो मैं एक्चुअली नेक्स्ट वही क्वेश्चन था, आपने आंसर दिया, तो मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। जो वाटर प्रूफ मेकअप होते हैं उनमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फॉरएवर केमिकल्स, PFAs करके है, मुझे उसकी फुल फॉर्म अभी ध्यान नहीं है।
उसमें ये होता है कि आप अगर मान लो कि आपने अपने फेस पे मेकअप लगाया, आपने वो मेकअप हटा भी दिया, लेकिन वो मेकअप बहकर जा रहा है, तो वो मेकअप जाने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपके फेस से हट गया, लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट से नहीं हटा है, अच्छा, वो अभी भी है और वो हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म कर रहा है। सो आपका ये सजेशन अगर मैं समझ पा रही हूँ तो ये है कि अगर कोई बिग इवेंट है तभी आप इतना रिस्क लो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने का, वैसे तो होना नहीं चाहिए। आप वही यूज करो जो हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, राइट? कभी कभी मतलब इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि किसी की शादी हो गई, कोई ब्राइड है, तो उसको तो थोड़ा लंबा टिकाने के लिए मेकअप चाहिए चाहिए ही चाहिए। विदाई के टाइम पे लोग रोते भी हैं, तो बिल्कुल। मस्कारा भी और लाइनर भी उनको चाहिए कि थोड़ा सस्टेन करें। हाँ, टीयर प्रूफ हो जाए वो। हाँ, नहीं तो सही उस केस में तो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे वो यूज करें तो आई वॉन्ट रिकमेंड दैट। सो दैट विल इच योर स्किन ऑल्सो, मतलब स्किन पे भी उसका बहुत साइड इफेक्ट रहता है। हाँ, स्किन पे ऑफ कोर्स होगा, अगर कोई ऐसा केमिकल है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, और अगर गलती से आपने स्किन पे अगर वो रह गया, आपने उसको सही से नहीं उतारा, तो ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। ओके। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि मेकअप करने से, आप इतना रोज रोज मेकअप करते हो, मेकअप करने से आपके पिंपल्स नहीं होते, आपकी स्किन खराब नहीं होती? तो मैं सबको ये बोलूंगी, मेकअप करने से स्किन खराब नहीं होती है, अगर आप उस मेकअप को सही से नहीं उतारोगे तो आपकी स्किन खराब होगी। टेक्निक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बस हमें अच्छा दिखना है तो हम बस दिख ही अच्छा रहे हैं, बाकी अंदर से हमारा कुछ भी अच्छा नहीं है, हमारी स्किन भी खराब हो रही है, इची भी हो रहा है, रैशेस भी हो रहे हैं। सही बात है। तो इसमें एक चीज मैं और पूछना चाहती हूँ, जैसे ये ब्राइडल मेकअप्स होते हैं, ब्राइडल मेकअप में तो पहले भी देखो आपका बॉडी पॉलिशिंग और ये प्री ब्राइडल बेसिकली जो हम बोलते हैं वो चीजें भी होती हैं। तो आप मुझे कुछ अंदर का ऐसा टेक्निक बताइए कि वो प्री ब्राइडल का जो खर्चा है थोड़ा लोगों का कम हो जाए और कुछ सस्ते में हमारा प्री ब्राइडल हो जाए। कुछ ऐसी भी टेक्निक्स होती हैं? देखो ब्राइडल का खर्चा तो है ही है दोस्तों, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन प्री ब्राइडल में वी कैन सेव मनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हमारी स्किन के लिए अच्छी हैं, हमारी स्किन को और बेटर कर सकती हैं, वो हमारे ऑलरेडी किचन में ही होती हैं। अच्छा, बेसन हो गया, हल्दी हो गई, ये सारी चीजें आप अपने किचन से लेकर यूज कर सकते हैं। इवन शुगर और हनी, ये सब भी मैं तो अपने फेस पर यही सब करती हूँ। अनडाउटेडली इनका फेस बहुत ग्लो कर रहा है दोस्तों, देख लो, बहुत अच्छी स्किन है आपकी, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, बहुत अच्छी स्किन है, बहुत ग्लोइंग स्किन है। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि हम घर पे रह के कैसे DIYs कर सकते हैं कि भाई हम भी अपनी घर में थोड़ी स्किन बेटर कर लें। जब मोस्टली जब टैनिंग हो जाती है तो उसको डीटैन करने के लिए बहुत सारे लोग पार्लर जाते हैं। हाँ, उन्हें सैलून जाना है, फिर उन्हें डीटैनिंग करानी है। उससे सबसे बेटर, सस्ता और घरेलू उपाय मुझे यही लगता है, दही बेसन लगाओ, आपकी स्किन गारंटीड 1 वीक में, अगर आपने मतलब एक एक दिन का गैप करके भी कर लिया ना, आपकी स्किन में काफी बेटर इंप्रूवमेंट हो जाएगी। क्योंकि ये चीज तो मैंने खुद ट्राई की है, तो मैं आराम से बोल सकती हूँ। तो दोस्तों देख लो, निशा जी की ग्लोइंग स्किन का राज है दही और बेसन। तो ठीक है। अच्छा निशा जी, इस फील्ड में जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप फ्रीलांसिंग करती हैं, तो आपको ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको डेली रूटीन में फेस करने पड़ते हैं? देखो मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ रही हूँ और एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी पूछ रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है क्लाइंट्स भी थोड़ा रूड हो जाते हैं एंड दे टेक यू फॉर राइट। आई फील, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपका क्या टेक है इस बात पे? सबसे पहले अगर जब मेकअप की बुकिंग आती है, तो मतलब अगर थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो वही होती है कि अगर वो आपको ज्यादा पे नहीं कर रहे हैं तो आप कैब तो नहीं कर सकते फिर। इतनी भारी वैनिटी लेके आपको मेट्रो से ही ट्रैवल करना पड़ेगा, चाहे आपको कितना भी दूर जाना है। सीट आपको मेट्रो में मिल नहीं सकती अभी। सबसे पहली चीज तो यही हो जाती है, अगर मैं सुन लेती हूँ ना कहीं दूर जाना है, तो बस फिर उसके बाद ये है कि मैंने मतलब मेजरली क्लाइंट्स को ये देखा है कि वो चाहते हैं कि आप उनसे चार्ज कम करो, बट दे वांट कि आप उन्हें सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा दो। जी। तो वहां पर भी अगर मतलब लोग ये नहीं समझ पाते कि हम भी तो काम कर रहे हैं। सही है दोस्तों, देखो ये तो आपको भी एज अ क्लाइंट मुझे भी सोचना चाहिए कि कोई इंसान मेरे पास इतनी दूर से आ रहा है तो थोड़ा ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें उनको कंसीडर करना चाहिए। तो इसमें आपका एक तो चलिए मैंने मान लिया कन्वेंस का एक जद्दोजहद रहती है, उसके अलावा क्या जद्दोजहद है? ऐसी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आप डेली रूटीन में फेस करते हो?
अगर आप कहीं क्लाइंट के पास गए हो मेकअप के लिए, अगर वो क्लाइंट शांति से मेकअप नहीं करवा तो फिर आप गए। इधर से कॉल आ रही है, उधर से कॉल आ रही है, बस 2 मिनट में मैं आई, आप 2 मिनट बैठो। और कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब वो आपको बोलेंगे कि हम आ रहे हैं, हम टाइम पर हैं, लेकिन वो आपको 1 घंटा पहले बुला लेंगे अच्छा, और फिर 1 घंटे तक आप उनका वेट करो। वेट करोगे। इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि जी। अभी रिसेंटली मैं कहीं गई थी, तो वहां पर मुझे मेकअप के लिए बोला था, कोई न्यूज चैनल था। ओके। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक तो टाइमिंग मुझे पहले ही बताई, और वो आराम से जो जिन एंकर का मेकअप करना था वो आई 1 घंटे बाद, और 1 घंटे बाद ही आते आते उन्होंने बोल दिया कि बस जल्दी जल्दी आप मेरा मेकअप कर दो, जल्दी जल्दी। मैं अचानक से उठी, मैं कहा अभी तो एक होता है ना कि स्टार्टिंग में क्लाइंट और मेकअप आर्टिस्ट का एक बिल्डअप होता है। ताकि पता चल जाए कि आपको क्या चाहिए, आपको किस तरीके का मेकअप कराना है। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस जल्दी जल्दी कर दो, जैसे तैसे कर दो। अब कोई जल्दी जल्दी बोलेगा, अचानक से बोलेगा, मैं अपनी रिलैक्सिंग पोजीशन में थी, अब वो अचानक से आके बोलने लगे, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तो मैंने तो अपना बेस्ट ही किया, लेकिन जल्दी में शायद मैं उतना बेटर नहीं कर पाए जितना मैं नॉर्मली करती हूँ। और फिर वहां पर मतलब उनकी तरफ से जब मैंने फीडबैक भी मांगा तो आपका मेकअप उतना अच्छा नहीं लगा, आप थोड़ा लेट, आपने तो मतलब काफी देर लगा रहे हो मेकअप करने में। वो जो कहते हैं हाथ पांव फूल गए, तो वो एक्चुअली हो जाता है ऐसे सिनेरियोज में कि आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। एंड गाइस, जब हम लोग मेकअप करते हैं ना तो ऑब्वियसली वी हैव ब्रशेस एंड ऑल, और अगर कोई कॉन्टिन्यूसली आपको करे जल्दी जल्दी करो तो हमारा ब्रश भी ऐसे हिल जाता है। तो प्लीज जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी मेकअप आर्टिस्ट को घर पे बुलाते हैं या आप अपने किसी काम के लिए बुलाते हैं तो मेक श्योर कि उतना कंफर्ट जोन उनको भी दिया जाए। करेक्ट? यस। तो आप मुझे ये बताओ निशा जी कि जैसे आपने मुझे बताया कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा कोई और भी एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल फ्रंट पे कि जहाँ पे आपको लगता है कि यार बस अब ना मैं छोड़ दूं, मेरे को तो बनना ही नहीं है मेकअप आर्टिस्ट? ऐसा इंसिडेंट स्टार्टिंग में हुआ था मेरे साथ। उसमें ये हुआ था कि कोई यूट्यूब चैनल था, उनके साथ मैंने 1 मंथ मतलब उनके साथ मेरा 2 महीने का इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट था कि मुझे उनके साथ 2 महीने तक काम करना है, लेकिन 1 महीने में उन्होंने मुझे बोल दिया कि बस अब इससे ज्यादा हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे कि हम थोड़ा लॉस में चल रहे हैं। ओके। फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है, आप मुझे मेरा जो स्टाइपेंड बनता है आप मुझे वो दे दो। उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको कुछ टाइम में दे देंगे। और उस चीज को बढ़ाते बढ़ाते 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, कंटिन्यूअसली मैं उनसे बोले जा रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो हमारी बात हुई थी कि हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन ही जाने होंगे, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन मुझे नहीं जाने थे, उससे ज्यादा मुझे मेकअप आर्टिस्ट के अलावा भी मैंने बहुत सारा काम किया है वहां पर। अच्छा। मतलब ऐसा समझ लो कि नॉर्मल जो 9 to 5 वाली जॉब होती है वो पूरी। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ, ये मेरा बोलना सही रहेगा कि ये काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन था? हाँ। तो दोस्तों ये भी एक चीज है, देखो हमें लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट कितना सही है ना, अपना बैग उठाया, बोरिया बिस्तर उठाया, हमने बुक कर लिया, बस हो गया और वो आ गया टिकटॉक टिकटॉक करता हुआ और आपका मेकअप की ओर चल दिया। लेकिन नहीं, देखिए उनकी कितनी स्ट्रगल रहती है इस चीज में, और वो भी अपना स्टैंड होने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कि जैसे अभी निशा जी ने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया। तो डेफिनेटली आप, इट डजेंट मैटर कि आपका स्टाइपेंड कितना है, इट्स लाइक जितना आपने काम किया है, एक एक्सपीरियंस है, बट एटलीस्ट कुछ मिल जाए तो हमें भी खुशी होती है, राइट? इवन वो मुझे स्टाइपेंड मिला भी नहीं है। देखिए जरा, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं रोज रोज जाती थी, आप मतलब मुझसे इतना सारा काम भी करवाते थे, ना मुझे उनका सर्टिफिकेट ना कुछ मिला, ना मुझे उनसे स्टाइपेंड मिला। फिर एंड में मैंने फिर खुद ही मना कर दिया कि रहने दो, आप अपने पैसे अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा चलिए निशा जी, अब आप ये बताइए कि आपकी जर्नी एज अ मेकअप आर्टिस्ट कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, आपका कब से दिमाग आया कि यार अब तो मैं ना मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी? 2021 में मैंने मेकअप का कोर्स किया था, और ये चीज मुझे आई तब जब लॉकडाउन था। लॉकडाउन में, हाँ ये बात सच है, लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने बहुत अपने क्या कहते हैं तिगड़म लड़ाई है कि हम ये ट्राई कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। शायद उसी फ्लो में आपने सोचा हो कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। मेरे कॉलेज का फाइनल ईयर था 2020, और उस टाइम पर मैं बहुत सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मुझे ध्यान में आया कि आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट बनना मेरे लिए ज्यादा ही मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही
मुझे फैशन की फील्ड और मेकअप वाली फील्ड में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया है। तो इट्स लाइक आपको पैशन होता है तभी आप इस तरफ ड्रिवन होते हैं, मतलब ये सच है ना सही कि बात। ऐसा नहीं कि बस आप हाँ भाई मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और जाओ और टिक 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 मेकअप करो, ऐसा नहीं। और मुझे लगता है पैशन होना कि जरूरी है। सही में कुछ भी करना है आपको, कुछ भी बनना है, उसके लिए पैशन होना, उस चीज की भूख होना ना जरूरी होता है। जरूरी है। और हाँ, इससे एक right. बात और कि ये मेरे पापा को पता भी नहीं है। ओके सो कुछ सीक्रेट रिवील होने वाला है? देख लेंगे तो पता ही चल जाएगा। सॉरी अंकल तो बताइए आप हमारे व्यूअर्स के साथ क्या शेयर करना चाहते हैं? जब मुझे ये कोर्स करना था तो उस टाइम पर ये था कि मुझे पैसे तो चाहिए थे। मतलब जस्ट मैंने अब मेरी ग्रेजुएशन जस्ट खत्म ही हुई थी। जी। फिर अब मैं सोच रही थी कि पापा से पैसे कैसे मांगूंगी मैं, और इतने पैसे तो मेरे पास होंगे भी नहीं। कितना भी मैं थोड़ा कुछ महीने भी सेव कर लूं तो उतने तो मेरे पास हो ही नहीं सकते। फिर उसके बाद मैंने बोला, क्योंकि मेरा फाइनल में मेरे मेजर्स भी फैशन में ही थी, तो मैंने पापा को बोला था कि कॉलेज वाले कुछ डिप्लोमा करा रहे हैं तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। तो डोंट वरी निशा जी, ऐसे वाले झूठ ना आई एम श्योर बहुत लोगों ने बोले होंगे, बहुत चीजें बोल के अपने मम्मी पापा से ऐसे पैसे लिए होंगे। बट ये था कि हाँ मैंने कुछ अच्छे के लिए ही पैसे लिए थे। हाँ डेफिनेटली। तो फिर मैंने उनसे लेके फिर मैंने अपना कोर्स कर लिया। कोर्स किया एंड समहाउ आई फील इट इज गोइंग टू पे ऑफ वेल, क्योंकि देखो आपने उसको किया, आप उसको परस्यू भी कर रहे हो, आप अभी फ्रीलांसिंग भी करते हैं, इतना काम भगवान जी आपको दे ही रहे हैं, तो आई एम श्योर ये डाउन द ड्रेन तो नहीं गया। बेटर है, अब तो बेटर है। तो अच्छा आप ये बताइए कि जैसे फ्रीलांसिंग का जो काम होता है एंड आपको क्या लगता है कि आपको कितना मेहनत करना पड़ता है अपने प्रमोशंस के लिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग जो है विदाउट प्रमोशन आई थिंक इट इज डिफिकल्ट। आपका क्या कहना है इस बात पे? ये चीज तो है। अगर मतलब आप स्टार्टिंग में ना आपको जो क्लाइंट्स मिलते भी हैं वो आपके जानने वाले ही मिलते हैं। तो मोस्टली मतलब जो जानने वाले भी होते हैं वो कम ही होते हैं ऐसे कि जो आपको किसी मतलब जैसे होता है ना रेफरेंस बताना कि मैंने तो उस वाले मेकअप आर्टिस्ट से कराया था तो आप भी उससे करा सकते हो। ऐसे मुझे लोग बहुत ही कम ही मिले। हाँ, डू दे पे यू? अब और लेकिन ये है कि अब जानने वाले हैं तो थोड़ा तो डिस्काउंट करना पड़ता है। जानने वालों का यही होता है कि डिस्काउंट कर दो। तो ऐसे करके आप अपना एक नेटवर्किंग बनाते हैं एंड देन ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्लेज अ मेजर रोल, जहाँ पे आप अपना इंस्टा चलाते हो, अपना फेसबुक करते हो एंड देन यू कैन मूव अहेड विद इट। तो निशा जी जैसे एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो फेस पे, है ना, तो अब आप ये देखते हो भाई स्किन टोन कैसा है, तो क्या हर स्किन टोन के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट होता है या प्रोडक्ट वाले ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो हर स्किन टोन पे चलता है? नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं वो जानना चाहती हूँ। नहीं मतलब अब थोड़े मार्केट में ऐसी चीजें आ गई हैं, कुछ बीबी क्रीम किसी पर्टिकुलर ब्रांड्स, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, वो होती है वाइट टोन में, लेकिन जब आप उनको लगाना शुरू करते हो तो आपकी स्किन के पीएच के अकॉर्डिंग ना वो कलर चेंज कर देती हैं। अच्छा। कुछ ऐसी आ गई, लेकिन जो नॉर्मली होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर मेकअप चाहिए, फाउंडेशन लगाना है, कंसीलर लगाना है, तो वो तो आपको आपके स्किन शेड का ही लेना पड़ेगा। जी जी। वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा निशा जी, फाइन लाइंस के लिए भी कुछ होता है? अब मुझे बताओ फाइन लाइंस के लिए हम क्या कर सकते हैं? लाइक देखो एक्सरसाइजेस तो देखो सब बोलते ही हैं, है ना, कि आप अपना फेस एक्सरसाइज करो, अब ये करो वो करो। आपको क्या लगता है मेकअप क्या आपकी फाइन लाइन रिड्यूस कर सकता है या वो टाइम बिंग के लिए हटाता है? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। रिड्यूस कर सकता है थोड़ा सा, हटेगा नहीं, हटेगा वो बिल्कुल भी। तो गाइस ये एक मिथ है कि हम ये क्रीम लगाएंगे और हमारा फाइन लाइंस हट जाएंगे या ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हटता कुछ भी नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत 19, 20, 21 आपका रिडक्शन हो जाता और है। एज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो वो तो आपके चेहरे पे दिखना ही है। तो आप देखो मेकअप शायद आई थिंक इसी के लिए ही होता है कि ताकि आपको और सुंदर बनाया जा सके। सुंदर तो देखो हर इंसान है ना। तो जैसे निशा जी ने बोला कि आप अंदर से खुश रहो, अंदर से हैप्पी रहो, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे तो आप खुश भी रहोगे, सुंदर भी दिखोगे, और उसका बाकी का काम निशा जी जैसे बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट है वो करेंगे। करेक्ट। अच्छा निशा जी और आप मुझे बताइए, जैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं तो इनके साथ अपनी एक पूरी टीम होती है कि जो आपका हेयर डू भी करती है और जो आपकी साड़ी ड्रिपिंग भी करती है और ऐसा सब करती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सीरियसली आपको इतनी बड़ी टीम की जरूरत होती है? इनिशियली तो नहीं, क्योंकि अभी तो सब कुछ मैं खुद करती हूँ।
अच्छा, आप खुद हर चीज देखती हैं। वेरी नाइस। लेकिन जब थोड़ा काम बढ़ जाता है, मतलब जी। जैसे कि 3-4 साल हो जाए, एक दिन में अगर आपको मान लो कि 3-4 बुकिंग्स पर जाना है, जी। तो उस केस में आपको थोड़ी टीम चाहिए होती है। अच्छा। क्योंकि जब अगर मान लो कि आप कहीं एक जगह पे गए हो और वहां पे आपको 3-4 क्लाइंट्स करने हैं, जी। तो उस केस में आप एक का मेकअप, फिर आपको बाल भी करने हैं, तो फिर उसमें मैनेज नहीं हो पाता। लेकिन फिर अगर आपके पास हेयर स्टाइलिस्ट भी रहता है, मेकअप आर्टिस्ट भी है, तो वो थोड़ा मैनेज हो जाता है कि जितनी देर में मैं किसी का मेकअप कर रही हूँ, उतनी देर में हेयर स्टाइलिस्ट ने किसी का हेयर कर दिया, तो चलो एक काम तो हो गया। एक काम हो गया। तो उसमें आपको टीम की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक मैं हैक है जो बहुत फेमस है इंस्टा पे भी और जनरली भी बहुत फेमस है, वो हैक वो है कि बर्फ वाले पानी में अपना फेस आप करिए, डिप करिए थोड़ी देर के लिए एंड देन डू इट लाइक 3-4 टाइम्स एंड आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे इस टिप के बारे में बताइए कि ये जेन्युइनली वर्क करती है? हाँ, ये वाली तो करती है। ये वर्क करती है। तो मतलब इससे कुछ साइड इफेक्ट भी होता है या मतलब कहीं, क्योंकि जो जब मैंने ये हैक ट्राई किया था तो मुझे ऐसा लगा था मेरे फेस पे तो क्रैक आ गए। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है दोस्तों या आप में से भी किसी के साथ हुआ है तो प्लीज जरूर मुझे भी बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं निशा जी से पूछना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है या ऐसा हो सकता है? उस केस में ये हो सकता है कि शायद आपने डायरेक्ट आइस लगाई थी, या फिर नहीं नहीं, मैंने भी ऐसे पानी जैसे कटरीना जी ने बताया मैंने एग्जैक्टली वैसे ही किया था। तो फिर हो सकता है शायद आपने ज्यादा देर तक फेस उसमें डिप डिप कर लिया रखा। हो। हाँ, क्योंकि कभी कभार ना जब आइस लगता है ना, तो आइस बर्न भी हो जाता है, हाँ। वो कोल्ड बर्न हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ी हाँ, प्रॉब्लम हो थोड़ी जाती है। प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब आप ये बताइए जैसे अभी तो सर्दियों का टाइम चल रहा है ना? तो ऑब्वियसली ड्राई स्किन से सब लोग बड़ा परेशान रहते हैं। आपको क्या लगता है मॉइस्ट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? देखो पहले जमाने में सब मलाई मलाई बड़ा बोलते थे, है ना? अभी जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें होता है ना कि मलाई के साथ है, मलाई के साथ। आपको क्या लगता है कि किस तरह के हम लोग वो अपने लिए यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की भाई हमारी स्किन बहुत मॉइस्ट रहे? आप वो बताइए मुझे। मलाई के अलावा खैर मलाई तो मैंने कभी फेस पर नहीं लगाई, मैंने अच्छा। लगाई भी तो सिर्फ लिप्स पर लगाई है, ओके। और लिप्स भी अच्छा काम करती है वो। करती है। लेकिन वैसे आप ना कुछ लोगों को एलोवेरा भी सूट कर जाता है, जी और जी। कुछ लोगों को नहीं भी नहीं करता भी है। करता। सो गाइज इस पे मैं ये बात जरूर बोलना चाहती हूँ कि हर स्किन टोन पे हर प्रोडक्ट यूज हो एज एन यूज से मेरा मतलब आपको वो काम दे जो आप चाहते हो, वो कोई जरूरी नहीं है। तो प्लीज आप ये मत सोचो कि मेरी फ्रेंड के ऊपर ये काम चला तो मेरा भी स्किन ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सबकी स्किन टाइप अलग होती है, स्किन टाइप अलग होती है। इसकी वजह से। और अगर हाँ, आप बात करते हैं मॉइस्चराइज, मॉइस्चराइजर की। तो उसमें आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। अच्छा। कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट है। बेस्ट है। तो क्या कोकोनट ऑयल हम लोग अपना मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज हाँ। कर सकते हैं? बिकॉज ये मैंने किसी से सुना भी था। तो आप उससे अपना मेकअप भी रिमूव कर सकते हो। तो अगर आप वो भी खर्चा बचाना चाहते हो मेकअप रिमूवर का तो आप बचा सकते हो उससे कोकोनट ऑयल बहुत से। अच्छा मेकअप रिमूव हो जाता है। अच्छा। थोड़ी देर मसाज कर लिया, फिर उसके बाद उसको रिमूव कर दिया वाइप से, हाँ। हो गया। तो हो गया। अच्छा, जैसे आप अपना स्किन प्रेप, आपने मुझे बताया कि हम लोग स्किन प्रेप करते हैं। तो स्किन प्रेप में आपने बताया कि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये तो 3 मेन ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आपको डेली रूटीन में करनी ही चाहिए। इसका एक शॉर्ट टर्म होता है CTM, CTM। बस ये याद करेक्ट। रख तो लो। बस ये याद कर लो, आपको डेली में CTM करना ही करना है अगर आप चाहते हो अपनी स्किन अच्छी और मॉइस्ट रहे। उसके अलावा और आप बताइए निशा जी की ऐसी कुछ चीजें जो हमारे दर्शकों ने अभी तक सुनी ही ना हो कि भैया मेकअप में ये भी होता है। कुछ आप अपना एक्सपीरियंस जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहो। जैसे आपने लिपस्टिक की भी बात बताई थी मुझे कि जैसे लिपस्टिक होता है ना, जैसे एक ट्रिक है कि दिन के टाइम हमें लाइट शेड्स यूज करने चाहिए, रात के टाइम हमें डार्क शेड्स यूज करने चाहिए। तो ये ऐसी कुछ मैं 1-2 टेक्निक्स आपसे जानना चाह रही हूँ। लिपस्टिक तो है ही है, बाकी आप ऐसा कौन सा बेसिक प्रोडक्ट्स है जिससे आप अपना फेस तुरंत एनहांस कर सकते हो? अब आजकल मैट लिपस्टिक का बहुत ट्रेंड है। सो गाइस, ट्रेंडिंग मैट लिपस्टिक्स। तो उस केस में जैसे कि लेकिन ना मैट लिपस्टिक्स आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि हमने लिप्स पर लगाया तो खाने के साथ साथ वो हमारे अंदर भी जाता है। तो अगर आपको मैट लिपस्टिक, आपकी नॉर्मल क्रीमी लिपस्टिक ही है, लेकिन अगर आपको उसको मैट बनाना है और लॉन्ग लास्टिंग करना है, तो उसके लिए एक हैक होता है लूज पाउडर का। आपने यहाँ पर अपना टिश्यू पेपर लिया, लगा लिया, और उस पे हल्का सा ब्रश पे
अपना लूज पाउडर लेके उसको थोड़ा डस्ट ऑफ कर लिया और फिर हटा लिया, वो आपका सेट हो जाएगा। सो क्या इस टाइप का जो हम लोग लिप शेड लगाते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग होता है? हम्म तो गाइस इट्स अ ट्रिक, आप भी जरूर इसको यूज करें और हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा ये ट्रिक आप पे किस तरह से काम कर रहा है। वो स्मच प्रूफ भी हो जाता है। स्मच प्रूफ भी हो तो आप कुछ भी खा पी सकते हो, मतलब आपकी लिपस्टिक तो तुरंत नहीं हटने वाली, लगे रहने वाली है। तो ऐसे अच्छा, अब जैसे मस्कारा होता है, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हम मस्कारा लगाते हैं एंड देन आई हैव सीन सम पीपल पुट मस्कारा ऑन देयर आईब्रोज आल्सो। तो क्या ये टेक्निक है या मतलब शायद वो टेक्निक है जो नॉर्मल हम जैसे लोगों को नहीं पता, मतलब मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ, तो आप बताइए। नॉर्मली जो आईब्रो जेल आपने सुना भी होगा, जी। डार्क ब्राउन शेड में आता है, जी। तो वो भी जैसे कि आपने हेयर स्प्रे लगाया, आपने कोई हेयर स्टाइल कर ली, आपने हेयर स्प्रे लगाया बालों को सेट करने के लिए, जी। सेम वैसे ही आईब्रो जेल आता है आईब्रो को सेट करने के लिए। लेकिन जो एक मतलब सस्ता और टिकाऊ जो तरीका होता है वो यही है कि आपने मस्कारा लगा लिया, आप जी। उसी से अपने आईब्रोज भी सेट कर लो। तो वो स्मज नहीं होती? नहीं, अच्छा ओके, तो नेक्स्ट मैं ये हैक ट्राई करने वाली हूँ कि बिकॉज मैंने सुना था बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बिकॉज मुझे हमेशा यही लगता था कि शायद ही यहाँ पे स्मच हो जाएगा और मतलब इट विल नॉट लुक नाइस, बट आई थिंक इट विल लुक गुड। लेकिन इसके अलावा एक और ये हैक भी है कि आपने स्पूली ब्रश लिया अपना, जी। उस पे या तो अपना सेटिंग स्प्रे डाल लो या फिर अपना हेयर स्प्रे भी यूज करके ना आप उससे भी सेट कर सकते हो, वो आराम से सेट हो जाती है। गाइस प्लीज आप ये सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये डेफिनेटली याद नहीं रहेंगे, जब आप वापस अपनी बुक खोलोगे तभी आपको याद रहेंगे, है ना? तो ऐसा। और अच्छा एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम लोग ब्लश ऑन यूज करते हैं, ब्लश ऑन जिसको आप रूज भी कहते हैं, राइट? पहले तो रूज ही बोलते थे, अब ब्लश ऑन तो बाद में और इसका प्रोफाउंड वर्जन हो गया। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग क्या करते हैं, जो लिपस्टिक लगाते हैं कई बार उससे कोई ब्लश भी कर लेते हैं या ब्लश ऑन स्टिक्स भी आती हैं अलग से, तो हमें कौन सा ब्लश ऑन यूज करना चाहिए? मतलब लिपस्टिक से मिलता जुलता या अलग से जो ब्लश ऑन स्टिक्स आती है या फिर जो पाउडर्ड फॉर्म होता है? आई थिंक मैं जो प्रेफर करती हूँ ना, अगर आपको डेली मेकअप के लिए चाहिए जी। तो जो क्रीम वाले आते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो एक तो मॉइस्ट। वो स्किन में आपके एकदम अच्छे से सेट हो जाते हैं ओके। और वो थोड़ा ड्यूई लुक भी देते हैं। ड्यूई एज इन ग्लोई? या ओके ओके ओके। तो जो हाइलाइटर हम यूज करते हैं तो हम उससे फिर उसको डिफरेंस कैसे करते हैं? बिकॉज हाइलाइटर इज टू हाईलाइट द चीक एरिया, राइट? और उसी के नीचे हम अपना ब्लश ऑन भी लगाते हैं, तो वो मतलब दोनों मिक्स नहीं हो जाते? मतलब नहीं, तो हाइलाइटर इज डिफरेंट एंड आपका रूज इज डिफरेंट। ओके। तो अच्छा, तो आपके हिसाब से हमें स्टिक्स यूज करनी चाहिए बिकॉज इट स्टेज वेल? मतलब वैसा नहीं, बट अगर आपके पास लिपस्टिक भी है, देखो मुझे तो ये लगता है कि मेकअप को आप जितने सिंपल स्टेप्स में रखो ना वो ज्यादा बेटर है। सो गाइस मेकअप हैज टू बी सिंपल, ठीक है? तो आप ये मत सोचो कि मेरे पास स्टिक नहीं है तो मैं ब्लश ऑन नहीं कर सकती, आप लिपस्टिक से भी अपना ब्लश ऑन लगा सकते हो, बट इट हैज टू ब्लेंड वेल, राइट? हाँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ नेक्स्ट, अब हम लोग अभी चीक एरिया पे हैं, कंटोरिंग। तो कंटोरिंग कैसे करते हैं? बिकॉज बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता कि कंटोरिंग होती क्या है, तो आप मुझे थोड़ा कंटोरिंग के बारे में बताइए। कॉन्टोरिंग देखो बेसिकली फेस को एक शेप देना होता है। हमने पूरा जब हम पूरा बेस कर लेते हैं तो जी। हमारा फेस पूरा फ्लैट हो जाता है, जी। बिल्कुल वाइट लगता है। अभी हम नॉर्मली अगर किसी ने मेकअप नहीं किया हुआ आप उसको देखोगे तो उसने भले ही मेकअप नहीं किया हुआ, लेकिन आपको उसके कहीं कहीं फेस पर ना कट्स, कुछ लोग ना उसको कट्स बोलते हैं कि फेस की कटिंग कर देना ऐसा। तो अगर आप किसी की नोज की शेप देखोगे तो ऑलरेडी उनका ना ये वाला जो एरिया होगा ऐसा लगेगा कि वहां पे कॉन्टोरिंग हो रखी है। ओके। यहाँ पर भी लोगों का मतलब शेप बना रहता है ऑलरेडी। तो लेकिन जब हम पूरा बेस कर लेते हैं उसके बाद वो पूरा फेस ना फ्लैट हो जाता है, तो उसके लिए हमें हल्का फुल्का उसमें शैडो देनी पड़ती है, जिसके लिए हम कॉन्ट्योरिंग यूज करते हैं। लेकिन जिनका फेस पतला होता है उनको देने की इतनी नीड नहीं होती, तो उनका तो सिर्फ ब्लश ऑन लगाया हो गया। तो जैसे हम सेलेब्स को देखते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं इधर से कंटूरिंग, इतना अच्छा फेस कट आता है, तो वो सब लोग तो यूज करते होंगे ना कंटूरिंग? नहीं, वो लोग हमेशा यूज नहीं करते। ओके। वो देखो दो चीजें होती है, एक ब्रॉन्जर होता है और एक कॉन्ट्योर होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ब्रॉन्जर एंड व्हाट इज हाउ डज कंटूरिंग वर्क? अब आप मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करो। ब्रॉन्जर ये होता है कि जो आपके स्किन में एक वार्मथ लाता है। अच्छा ओके। कॉन्टोर
आपने कभी कॉन्टोर का अगर शेड देखा हो तो मोस्टली वो थोड़ा ग्रेइश टोन में जाता है, लेकिन जो ब्रॉन्जर होता है वो हमेशा ब्राउनिश टोन में जाता है। ब्रॉन्जर गाइस ब्राउनिश टोन में जाता है ऑन कॉन्टोरिंग इन ग्रे जोन। हाँ। तो नेक्स्ट टाइम कोई आपको बेवकूफ बिल्कुल नहीं बना सकता। आपको पता है व्हाट इज ब्रॉन्जर, आपको पता है व्हाट इज कॉन्टोरिंग, है ना? हाँ। तो कॉन्टोरिंग के पैलेट्स अलग आते हैं? अच्छा, ओके। उसमें ना सारे शेड्स होते हैं, मतलब इवन कॉन्टोर के शेड्स भी ना आपकी स्किन शेड के अकॉर्डिंग होता है। कोई जब Okay. ज्यादा गोरा इंसान होता है तो उसमें हम वो वाला यूज नहीं कर सकते जो हम थोड़े डस्की वाले के लिए यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली सबका, जैसे कि निशा जी ने बताया कि स्किन टाइप अलग होता है, स्किन टेक्सचर अलग होता है, इवन आपका फेस का जो कलर है ऑब्वियसली। अच्छा, फेस के कलर से मुझे याद आया कि कई लोग मेकअप करते हैं, है ना, ऊपर ऊपर का कर लेते हैं, गर्दन भी तो अपना हिस्सा है, बट यहाँ का नहीं करते। तो हाउ डज इट गो? मीन्स हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा ही करना चाहिए, बट आपको क्या लगता है कि अभी भी लोगों में इस चीज की नॉलेज कहीं ना कहीं लैक करती है? मुझे लगता है कि लोगों को नॉलेज तो है, बट वो थोड़ा जल्दी जल्दी में लोग अपना फेस करके फिर निकल लेते हैं। तो बेसिकली हमें दोस्तों मेकअप करना है तो हैज टू बी टिल हियर, राइट? लेकिन कुछ कुछ लोग ना अपने नेक से अपने फेस को मैच करते हैं, कुछ लोग ये अच्छा। तरीका भी यूज करते हैं। तो इज इट राइट वे टू डू इट? ये भी सही तरीका है, लेकिन अगर आप मान लो कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका नेक का शेड जो होता है वो थोड़ा डार्क होता है उनके फेस से, जी। तो उस केस में तो मुझे लगता है कि आपको नेक एरिया भी कवर करना है। लेकिन अगर आपको दोनों सेम है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखा आप लोगों ने कि मेकअप आर्टिस्ट में भी भाई बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, देखना पड़ता है कि नेक का कलर क्या है और फेस का टोन कैसा है, वो आपको एक बारी देखना पड़ता है। तो निशा जी, अब आप मुझे ये बताइए कि ये तो हमने किया बहुत सारी बातें मेकअप पे, मेकअप हैक्स पे, अब आप मुझे कुछ हेयर के बारे में बताइए। आप जब भी जाते हैं किसी भी फंक्शन के लिए या किसी का भी पर्सनल मेकअप करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो लोग ही पूछते हैं कि मैडम आप ही सजेस्ट कर दो कि हमारे बाल कैसे होने चाहिए क्या। तो आपको क्या लगता है मेजरली जो हमारा इंडियन टेक्सचर है बालों का, वो कैसा है मेजरली? मेजरली लोग बाल ना थोड़े हैवी होते हैं, जो इंडियंस के बाल अच्छा। थोड़े हैवी होते हैं। तो हैवी होते हैं, तो हैवी में मतलब अब जैसे कई लोग शॉर्ट भी रखते हैं, जैसे आपने मेरे को देखा मेरे शॉर्ट हेयर है, तो ऐसे में आप फिर उनको क्या सजेस्ट करते हो कि मतलब बंस, आजकल जैसे मैंने देखा है बंस बहुत इन है, लेकिन फिर भी कई लोग पसंद करते हैं कि हम खुले बाल रखेंगे, तो आप क्या उनको उनकी मर्जी से सजेस्ट करते हो या जो ट्रेंड में होता है वो सजेस्ट करते हो? अगर कोई मुझसे पूछता है तो पहले तो मैं उन्हें सजेस्ट कर देती हूँ जो भी ट्रेंड में है या जो भी उनके ओवरऑल लुक के साथ Look के जाएगा। साथ जाएगा। लेकिन कभी कभार क्लाइंट्स की उनकी खुद की डिमांड्स भी होती हैं, जी। तो आई थिंक अगर हम उनके लिए काम कर रहे हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो अच्छा। फिर एंड में जो उनको अच्छा लगता है हम उसी को दे देते हैं, मतलब लेकिन थोड़ा अलग तरीके से जिसमें वो उनपे अच्छा भी लगे। जी। हाँ, सो मैं यही जानना चाहती थी, कई लोगों का रहता है कि हमें इसके साथ ऐसा चाहिए, इसके साथ ऐसा चाहिए, बट इट इज नॉट गोइंग वेल। तो इन दैट केस आप कैसे उस सिचुएशन को डील करते हो? आप छोड़ देते हो कि यार रहने देती हो, अब इसको तो पसंद आ रहा है, या फिर आप एक अटेम्प्ट मारते हो बताने के लिए कि थोड़ा देखो, मेरे को कन्विंस, थोड़ा सा हाँ थोड़ा लग रहा है। कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। और सपोज अगर मान लो कि उन्होंने कुछ बोल दिया कि मुझे ऐसा चाहिए, वो उन पे अच्छा नहीं लग रहा, जी। तो मैंने एक रफ उनको आइडिया देकर उनको बोल देती हूँ कि आप एक बार मिरर में चेक कर लो। अच्छा। फिर उसके बाद मैं उन्हें बताती हूँ कि देखो आपको ये यहाँ से ऐसे नहीं, यहाँ से थोड़ा बेटर लगेगा। जी। तो फिर वो थोड़ा कन्विंस हो जाते हैं। चलिए, तो ये हमने अभी बात की हेयर की और आपके स्किन टोन की। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप कोई भी ब्राइडल लेते हैं, ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉस्टली, तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसकी कॉस्टिंग हाई हो जाती है, या इट डिपेंड्स ऑन मेकअप आर्टिस्ट की उसकी कितनी वर्थ है? क्योंकि आजकल, मतलब सॉरी बट मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी के बारे में बोल रही हूँ, बट जनरली ऐसा ही होता है, एक बारी आपका फेम होता है, आपके प्राइसेस हाई हो जाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा ही है मतलब मेकअप की इंडस्ट्री में, डज इट रियली वर्क लाइक दिस? प्रोडक्ट की बात तो सेकेंडरी होती है, लेकिन जो प्राइमरी चीज होती है ना वो किसी भी मेकअप आर्टिस्ट की टेक्निक होती है। अच्छा। कोई भी मेकअप आर्टिस्ट एक तो उनका ये होता है, जो इवन आपने मोस्टली जो हाई चार्ज भी करते हैं आपने वही देखा होगा, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अब एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने सीखा है, उनके पास वो नॉलेज है, उनकी खुद उन्होंने मतलब करते करते भी ना हम खुद की टेक्निक से डेवलप कर लेते हैं जी। कि ये चीजें बेटर हैं। तो जो मेजरली कॉस्टिंग होती है वो इस चीज की भी होती है, और फिर जो हमारा प्रोडक्ट यूज होता है वो सेकेंडरी आ जाता है। अच्छा। मोस्टली लोग यहीं पर कंफ्यूज जाते हैं कि
वो प्रोडक्ट पूछने लग जाते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट यूज एग्जैक्टली, करें। दिस इज द क्वेश्चन एवरीबडी आस्क, आप कौन से ब्रांड का मेकअप करोगे, किस टाइप का मेकअप करोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, आप किस चीज के इतने चार्ज करोगे, बिकॉज दिस इज द बेसिक क्वेश्चन आई हैव हर्ड कि आप किस चीज के चार्ज करो। तो आज मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाह रही हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट चार्ज करता है अपनी टेक्निक के, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट्स के। जो इतना टाइम उसने अपनी इन सब टेक्निक्स को डेवलप करने में लगाया है, जो उसने अपनी इतनी मेहनत की है, वो उन चीजों के पैसे चार्ज करते पैसे हैं। चार्ज और करता है। लोगों को लगता है कि इतने क्या ही काम होगा इतने में। आई नो। तो ये तो होगी टेक्निक सी बात जो हम कुछ लर्न करते हैं, जो आपने यहाँ पे मेरे से बात भी शेयर की है कि मैं अपनी टेक्निक्स भी खुद डेवलप कर लेता है, या बाकी के मेकअप आर्टिस्ट भी अपनी टेक्निक्स को डेवलप कर लेते हैं। तो आप मुझे अपनी टेक्निक के बारे में दो ऐसी कोई टेक्निक बताइए जो आपको लगता है कि आई कैन डू वेल और ये मेरी खुद की इनोवेशन है। जो अभी मैंने आपको आईब्रो का बताया था ना, जी। वो चीज मैंने खुद ही बनाई थी। अरे वाह। लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि ऑलरेडी किसी और को भी मैंने करते हुए देखा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीज हमें लगता है कि हमने इन्वेंट की है, वो कोई और भी कर रहा होता है, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा But कुछ guys, है। इसको ये साहस हम जज नहीं कर सकते कि भाई किसी ने अपने ऊपर ट्राई किया तो ये मतलब कोई कर नहीं सकता। देखो, हो सकता है किसी ने ये निकाला हो टेक्निक, लेकिन जैसे निशा जी ने खुद से लर्न किया, ऐसी हम हर एक लेडी के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो हमने खुद इन्वेंट की होगी। एंड आई रियली वांट टू नो कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो आप प्लीज ये भी हमें जरूर बताइए कि आपने क्या क्या नई नई चीजें इन्वेंट की हैं। तो निशा जी, अब मैं आपसे नेक्स्ट ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपके बारे में मैंने आपसे एक्सपीरियंस पूछा आपका कि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा रहा या कहीं आने जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आप मुझे ये बताइए, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आप कहीं गई हैं और आपको एनवायरनमेंट ना पसंद आया? अब मैं थोड़ा सा हट के जा रही हूँ वुमेन सेफ्टी पे, तो कितना सेफ रहता है आप लोगों के लिए जाना आना, और डज क्लाइंट्स रियली अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि यू आर अ वुमेन? स्टार्टिंग में जब मतलब मैं इस फील्ड में जब मैं शुरू में आई थी, एक तो वैसे भी मैं बहुत मतलब मैं इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की हूँ। अच्छा। और अगर मुझे कोई बोल दे कि आपको यहाँ आना है, जी। उसके बाद तो सबसे पहले मेरे माइंड में रहता है कि वहां जाना सही रहेगा। सही रहेगा। गाइज, ये एक ऐसा क्वेश्चन आई एम श्योर मेरे से सब वो लोग सहमत रहेंगे जो कहीं भी आते जाते हैं अपनी पार्लर सर्विस के लिए, या फिर एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप फ्रीलांसिंग करते हो। मैं उन सबके बिहाफ पे निशा जी से मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले माइंड में मेरी यही चीज रहती है कि क्या वहां जाना सही रहेगा, जी। कि वहां पे अगर मतलब कोई इंसान कुछ अलग सा मिल गया तो क्या होगा। जी। बट फिर बाद में मैं सोचती हूँ अब काम तो करना है तो जाना पड़ेगा। सही अब बात है। हर एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम ही होता है, अब जो भी होगा देखा जाएगा, चलते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से अभी ऐसा कुछ मेरे साथ बुरा नहीं हुआ है और कभी हो भी ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो हमेशा चाहेंगे कि आपका काम भी खूब अच्छे से चले, एंड हमेशा भगवान जो आप पे एक सेफ्टी वाइज आपके हमेशा आपके साथ रहे। सो डज यू कैरी एनी वेपन अलोंग विद यू, लाइक जैसे सब लोग करते हैं स्प्रेस वगैरह लेकर जाते नहीं। हैं? नहीं, बट आई थिंक यू शुड कैरी, अगर आप मतलब बिल्कुल अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी, है ना? तो गाइज, अगर आप कहीं भी ऐसे ट्रैवल करते हो, मेक श्योर खुद को सेफ रखिए। खुद को सेफ रखोगे तो बाकी सब तो अपने आप सेफ हो ही जाएंगे। तो ये बात ही मैंने आपकी वुमेन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूछा। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप मेकअप हो गया आपका, जैसे आपका तो ऑब्वियसली फोर्टे है मेकअप, तो मैं मेकअप से ही रिलेटेड बात करूंगी कि जैसे मेकअप में ही इंक्लूड हो जाते हैं कुछ तरीके के फेशियल्स। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमें फेशियल जो अगर हम कहीं कराने जाते हैं तो पहले तो हमें वो 3600 प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, ये है ये है ये है ये है, इसका इतना ग्लो, इसका इतना ग्लो, इसका इतना ग्लो। आपका उस चीज पे क्या टेक है? मतलब बहुत महंगे फेशियल्स भी हैं, तो आपका उस चीज पे क्या टेक है कि मतलब हम कैसे चूज करें अपने फेशियल कि हमारे लिए कौन सा फेशियल अच्छा रहेगा? मुझे ये लगता है कि आई थिंक जो फेशियल केमिकल्स यूज होते हैं, तो पहले तो आपको यही करना चाहिए कि आपको उतना यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे के सारे केमिकल्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ना ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो आपके घर में है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपने फेस पर ग्लो चाहिए जी। तो सबसे बेस्ट आपकी किचन है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग्स भी ना, मैं मोस्टली मैंने इवन फेशियल मैंने आज से अभी तक एक बार कराया है। अरे क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब क्यों फेस को ज्यादा टची करना, हाँ। राइट? तो जैसे बट ये तो हमने आपकी बात करी, बट मोस्ट ऑफ द वुमेन दे गो फॉर फेशियल आई थिंक, एंड वंस इन अ मंथ तो सब लोग लेते ही हैं। तो मैं उस चीज में पूछना चाह रही हूँ कि क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इससे?
मतलब एक तो आपने मुझे पहले बताया कि भाई इची स्किन होती है, ये होती है, बट जैसे प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली, अब कई चीज ऐसे कि हम हर चीज में अंदर नहीं घुस सकते कि इसमें ये चीज मुझे सूट करेगी या नहीं करेगी। तो इस टाइप के कैसे ऐसे प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को कैसे हार्म करते हैं, आपके पर्सनली क्या उस चीज का एक्सपीरियंस है कि मतलब साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। साइड इफेक्ट्स तो ऑफ कोर्स होंगे, कोई भी चीज आप ऐसी यूज कर रहे हो जिसमें केमिकल्स है केमिकल्स हैं। तो ऑफ कोर्स वो हार्मफुल मतलब आपकी स्किन के लिए होना ही होना है। तो जी। इट्स बेटर कि आप थोड़ी मतलब ज्यादा डिटेल में ना जाके कि मुझे ये वाला फेशियल कराना जी। है। कि आजकल बहुत अलग अलग आजकल हाइड्रा फेशियल भी मैंने बहुत बहुत सुना ट्रेंड में है। चल रहा है हाँ, हाइड्रा बहुत फेशियल। उसके बारे में तो मतलब खैर मैंने ज्यादा इन्फॉर्मेशन ली नहीं है। जी। और लेजर ट्रीटमेंट भी बहुत चलते हैं। हाँ करेक्ट, लेजर ट्रीटमेंट। वो स्किन के लिए कितना हार्मफुल, मतलब उसमें जो रेज होती हैं वो आपकी स्किन के लिए कितनी हार्मफुल है। सो दोस्तों, हम अपने आप को सुंदर रखने के लिए जो फेशियल्स लेते हैं, लेजर ट्रीटमेंट्स लेते हैं, हर चीज हमारी स्किन के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। तो आई थिंक पहले हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तभी आप उस चीज पे करो। अब आपने लेजर ट्रीटमेंट की बात करी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, लोग कहते हैं जैसे हमारा हेयर होते हैं, वैक्सिंग कराते हैं, ऑब्वियसली इट इज पेनफुल प्रोसेस। तो उसके ताकि हेयर का बढ़ना कम हो जाए इसलिए हम लेजर के लिए जाते हैं। आपको क्या लगता है ये कितना सक्सेसफुल है? लेजर ट्रीटमेंट मतलब मैंने जितने लोगों से सुना भी है ना तो वो ये बोलते हैं कि मतलब कुछ मतलब मैक्सिमम आई थिंक 10 to 14 कुछ सेटिंग्स के बाद ना मतलब वो थोड़ा हो जाता है, बाल आने कम हो जाते हैं। लेकिन उसकी वजह से हमारी स्किन में भी पता है बहुत बुरे इफेक्ट्स होते हैं। जी। हम्म अच्छा, तो मतलब जैसे कि आप थोड़ा मेरे को डिटेल में अगर बताना चाहें तो। उसमें लेजर ट्रीटमेंट में जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं जी। उसको मतलब पूरा इंटरनली, अगर आप इमेजिन करो अपने सर के बाल, अगर जी। आप सर के बालों पर कुछ गरम चीज लगा दो उनको अंदर तक जलाने के लिए, तो जी। आपको कैसा फील होगा? थैंक गॉड, मैंने तो कभी नहीं सोचा। वो भले आपको शायद स्किन पर आपको ये लग आपको इट इज अट्रैक्टिव गाइस, इट इज डेफिनेटली अट्रैक्टिव। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि चलो यार एक बार लेजर ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन आज आपके इस मतलब आपने जिस तरह से मुझे ये एक्सप्लेन किया ना, उसके बाद मैं कभी नहीं जाऊंगी। हाँ, क्योंकि लोगों को ना ये चीज रियलाइज नहीं Realize नहीं होती होती। आजकल। मतलब मुझे लग रहा है लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रह गया है कि सिर्फ सुंदर दिखना। दिखना। पर सुंदर दिखने से मतलब आप बाहरी का मतलब बाहर आपकी सुंदरता सिर्फ कुछ टाइम तक ही टिकनी है। तो अंदर सेल्स को नहीं हमें डैमेज करना है बेसिकली। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी निशा जी, आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी नहीं मैं बोलूंगी, सब लोग यूज करते हैं फेस सिरम। सो मैं फेस सिरम के बारे में जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, डज इट रियली वर्क? हाँ, फेस सीरम तो काम तो करते हैं, लेकिन वो भी आपको मतलब फेस सीरम भी ना कुछ क्वांटिटी में ही यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं ज्यादा लगा लिया बहुत सुंदर हो हाँ, गए। क्योंकि कभी कभार ना वो आपको उल्टा रिएक्शन भी दे जाएंगे। रिएक्शन दे जाते हैं। इवन कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी आते हैं। हाँ करेक्ट, एसेंशियल ऑयल्स भी आपको डायरेक्ट अपनी स्किन पर नहीं लगाना चाहिए। तो व्हाट इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग सच थिंग्स? उस केस में ना आप उस मतलब मोस्टली इवन मैं भी जब अगर यूज करती हूँ तो मैं कोकोनट ऑयल में ही उसको यूज करती हूँ। ओके। तो कोकोनट ऑयल में उसकी 2-3 ड्रॉप्स डाल ली तो वो अच्छा। बेटर होती है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट उसको हाथ पे लिया फिर फेस पर लगा लिया तो वो आपकी स्किन को फिर उल्टा रिएक्शन मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मुझे एक बात तो ये समझ में आई कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने शुरू से बोला है कोकोनट ऑयल लगाओ, कोकोनट ऑयल लगाओ, बिल्कुल सही है। आज की डेट में भी देखियो, निशा जी मुझे यही बता रही हैं कि हम कुछ भी यूज कर रहे हैं, अगर हम उसमें कोकोनट ऑयल को मिलाकर यूज करेंगे तो वो शायद चीज बहुत बेहतरीन बन जाए, और जिस पर्पस के लिए आप यूज करना चाह रहे हो वो आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाए। इसके लिए ना मैं एक टिप और दूंगी जी। कि बिल्कुल। मोस्टली मतलब लोग ना रात को सोने से पहले थोड़ा फेस पे ऑयल लगाना प्रेफर करते हैं, जैसे कि बहुत अलग अलग ब्रांड्स के फेस ऑयल्स भी आते जी। हैं। जी। तो उससे बेटर है आपने अपना कोकोनट ऑयल लिया, उसमें विटामिन ई की गोली डाल लो, हाँ जी। उसमें आप थोड़े से कैम्फर भी मिला सकते हो। अच्छा, कैम्फर जो हम जलाते हैं धूप हाँ, के लिए? ओके ओके। उसको मिला के आप अपने फेस पर लगा लो। ओके। वो भी आपकी स्किन को मतलब जो आपके दाग धब्बे होते हैं ना उनको थोड़ा कम करने में हेल्प करता है।
तो देखिए ये एक ऐसी टेक्निक है जो डेफिनेटली आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ फॉक्सी पॉडकास्ट पे ही मिलेगी, और निशा जी ने वो दी भी है। और ये ट्राइड और टेस्टेड है। ट्राइड और टेस्टेड है गाइस, प्लीज डू इट एंड लेट अस नो कि इसका कैसा इफेक्ट रहा। देखिए निशा जी, अब मैं बातों बातों में आपसे कितनी सारी टेक्निक्स जान रही हूँ। सो निशा जी, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा कि आईज का जो मेकअप है उसको रिमूव करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी रह जाता है, इनर्स में हमारा काजल लगा रह जाता है या बाहर से भी इतना नहीं अच्छे से रिमूव होता है। आपसे मैं कुछ ऐसी टेक्निक जानना चाहती हूँ जिससे हमारा आई का मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाए, बिकॉज जैसे आपने बोला है कि मेकअप रिमूव करना दोस्तों रात को बहुत जरूरी है। आई का मेकअप कैसे रिमूव करना है ये हमें निशा जी बताएंगी। हम जब आईज का मेकअप रिमूव करते हैं, लिड से तो हट जाता है, लेकिन जो काजल यहाँ पर रहता है या कभी कभी लाइनर भी यहाँ पर रहता है वो रह जाता है, वो उतनी पूरी तरीके से नहीं छूटता। उस केस में आप ये कर सकते हो, ईयरबड। आप ईयरबड पे अपना मेकअप रिमूवर लेकर उसको धीरे धीरे यहाँ से आउटर आउटर तरफ करके आप रिमूव आराम से कर सकते हो। जी, सो गाइस इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक कि ईयरबड के टिप पे हम कोई भी ऑयल, लाइक आपका ऑयल भी और या आपका मेकअप रिमूवर वो लगा के आउटर की तरफ अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो हमारा मेकअप अच्छे से रिमूव होगा। सो निशा जी, ये बहुत अच्छी टेक्निक आपने हमारे साथ शेयर करी। गाइस हमें प्लीज जरूर बताना कि आपने इसको यूज किया कि नहीं किया। अब मैं नेक्स्ट जो निशा जी आपसे अपना पर्सनल सवाल पूछने जा रही हूँ अबाउट स्क्रबिंग। आपको मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि जो स्क्रबिंग होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है बॉडी के लिए, स्पेशली नेक एरिया एंड फेस पे भी ऑब्वियसली सब लोग करते हैं, और डी टैन से इसका क्या डिफरेंस है? स्क्रब करना फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो कि आपके आपको बाल, आप हेयर वर्क कब वॉश करते हैं? जब आपके बाल थोड़े ग्रीजी हो जाते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं, तो लेकिन वो ग्रीजीनेस हमें हमारे हेयर में फील हो जाती है, लेकिन हमारे स्किन में फील नहीं होती, लेकिन जो डेड स्किन है वो वहां पर जम जाती है। अच्छा। तो उसको क्लीन करना जरूरी है। तो उसके लिए तो आप अपना कुछ भी होममेड यूज कर सकते हो। वो मुझे तो होममेड चीजें बेस्ट लगती हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं स्क्रबिंग के लिए? उसके लिए जो मैं यूज करती हूँ, चावल का आटा। गाइस नोटेड डाउन, चावल का आटा। चावल का आटा या तो आपने एलोवेरा जेल में मिक्स कर लिया, फिर उसके बाद उसको 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से स्क्रब कर लिया। वो बेस्ट है। तो ये स्क्रबिंग की बात हुई, और डी टैनिंग क्या होती है? डी टैनिंग में जब हम कभी भी, मतलब जब हमारा सन से एक्सपोजर होता है तो हमारी स्किन टैंड हो जाती है जी। तो स्किन की जो अपर लेयर होती है उसको थोड़ा मतलब अपने नेचुरल कलर में लाना वापस से, वो डी टैनिंग हो जाती है। सो बेसिकली जो हमारा टैनिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर, उसको हटाने के लिए हम डी टैनिंग करते हैं, एंड स्क्रबिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी, इससे हमारी डेड स्किन निकल जाती है। लेकिन कभी कभार ना लोग स्क्रबिंग भी थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। एक हफ्ते में अगर मैक्स टू मैक्स भी करना है तो सिर्फ 2 बार, एक हफ्ते में ट्वाइस। हाँ, है ना, इवन ट्वाइस भी ज्यादा। इवन जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको एक बार ही काफी है। तो इसके लिए मैं ये समझूं कि पहले आपको अपनी स्किन की नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि हमें स्क्रबिंग कितनी बारी करनी चाहिए। तो गाइज आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या जो भी अपने मेकअप आर्टिस्ट से आप ये पूछ सकते हो कि क्या आपका स्किन टोन है या क्या टेक्सचर है, आपके ऊपर क्या चीज जाएगी, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप से हर चीज मत ट्राई करो बिकॉज सबका स्किन टोन अलग होता है। अच्छा निशा जी, मैंने सुना है कि आप कुछ ज्वेलरी डिजाइनिंग भी करती हैं, तो मतलब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे जैसे लोगों के लिए आप ज्वेलरी डिजाइन करेंगी? ज्वेलरी डिजाइनिंग नहीं, ज्वेलरी में मैं डील करती हूँ, मतलब ऑनलाइन स्टोर है मेरा जी, वहां पर सेलिंग का काम करती हूँ। ऑनलाइन स्टोर है आपका, और स्टोर का नाम आप अगर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? मनिका कलेक्शन। गाइस मनिका कलेक्शन चेक आउट राइट नाउ कि इनकी ज्वेलरी कितनी बढ़िया और अच्छी है, एंड वेरी ट्रेंडिंग एंड वेरी स्टाइलिश। सो अब जैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि कॉस्टिंग कैसे आप रखते हो, मतलब ज्वेलरी की बहुत एक्सपेंसिव है या आप रेंट पे भी देते हो? जस्ट टू अंडरस्टैंड द व्यूअर्स। रेंट पे तो नहीं देते, लेकिन इवन वो एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप उसको देखोगे ना तो जो उसके मतलब शूट्स होते हैं, शूट्स और उसका रियल में देखोगे, आपको रियल वाली ज्वेलरी ज्यादा बेटर लगेगी देन शूट्स के।
अच्छा, इवन जितने भी लोगों को दिया है, सबका फीडबैक यही रहा है कि ये तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। फोटो से भी ज्यादा। सो गाइस प्लीज आप जाइए, चेकआउट करिए कलेक्शन, अप्रोच देम, गाइस आर वर्किंग रियली हार्ड। तो यहाँ पे निशा जी मैं भी अपनी वाणी को आराम देना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी आपको कि आप फॉक्सी पॉडकास्ट पे आए, हमें इतनी सारी आपने इंफॉर्मेशन दी, हमारे साथ हैक्स शेयर किए, अपने बारे में आपने हमारे साथ बहुत चीजें डिस्कस की। थैंक यू सो मच। और मैं रितिका अब आपसे इजाजत लूंगी। थैंक यू निशा जी। थैंक यू। So guys, please do like, subscribe and share Foxy Podcast. Please do so. प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉक्सी पॉडकास्ट।